नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनोज मनु। धीरे धीरे ठंड की शुरुआत हो रही है, लेकिन चुनावी राज्यों में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। 23 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। पहले चरण में 7 नवंबर को 20 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इस बार जिन 20 सीटों पर पहले चरण में मतदान है, उनमें से 2018 में से 17 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद बीजेपी 2 सीटों और 1 सीट अन्य के खाते में गई थी। हालांकि बाद में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 2 और सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन इस बार पहले चरण का नामांकन खत्म होने के बाद छत्तीसगढ़ का माहौल क्या है, आंकड़े क्या कहते हैं, किस पर किसका पलड़ा भारी है, ये आपको हम सर्वे में दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले कुछ बयान है जो महत्वपूर्ण है, उन बयानों को सुनिए। पार्टी के तेज तरार युवा नेता और पूर्व मंत्री रहे महेश गागड़ा जी पूरे छत्तीसगढ़ में एक ऐसी आवाज़ है जो न केवल आदिवासी बल्कि युवाओं, महिलाओं से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ के लिए प्रदेश और देश के स्तर पर आवाज उठा। आज उनका नामांकन है। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार हैं। मैं अपनी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। स्थानीय बीजापुर क्षेत्र के युवाओं ने और लोगों ने देखा है कि कैसे 5 वर्षों में उनकी अनदेखी कांग्रेस के प्रतिनिधि के द्वारा विधानसभा के कोंडागांव जिले के 2 विधानसभा कोंडागांव और केसकाल और दोनों प्रत्याशी के नामांकन में हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मैं दीपक भाई जी, प्रभारी सचिव सप्तगिरी उल्का, राज्यसभा सदस्य पूर्वदेव नेताम और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और महामंत्री सहित सब लोग हम लोग नामांकन में उपस्थित हुए। इसके पहले जगदलपुर में दीपक बैज जी, राकेश्वर बघेल और जतिन जायसवाल ने नामांकन किया, उसमें भी हम लोग शामिल हुए और ज़बरदस्त उत्साह है। मैं कल से बस्तर में हूँ, नारायणपुर, उसके बाद दंतेवाड़ा, फिर बस्तर और आज कोंडागांव, सभी जगह भारी उत्साह कार्यकर्ताओं में। चलिए बात कर लेते हैं अब जनता के नब्ज की, यानी कि सर्वे की। तो सर्वे जो हमने जनता में किया है जाकर कि छत्तीसगढ़ क्या कहता है, सर्वे का पहला सवाल ले लेते हैं। सर्वे का पहला सवाल है, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी पहली पसंद कौन है? लोगों की राय, भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं 47.07%, टीएस सिंहदेव मात्र 18.48%, रमन सिंह 22.22% और कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 12.23%, यानी कि 47.07% के साथ भूपेश बघेल एक बड़े अंतर के साथ आगे हैं। एक और सवाल छत्तीसगढ़ में हमने लिया, छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए कौन सा जिताऊ चेहरा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 76.24%, अमित शाह 4.44%, रमन सिंह 7.40%, कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 11.87%। ये एक तस्वीर हमने दिखाई। अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ धनंजय ठाकुर हैं जो कि कांग्रेस से हैं, इसके साथ साथ लक्ष्मी वर्मा हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे, और अनंत शर्मा हमारे सहयोगी है रायपुर से, उनके पास भी चलेंगे। सबसे पहले हम अनंत से बात कर लेते हैं। अनंत, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या कहती है, क्योंकि नामांकन बस खत्म होने वाला है पहले चरण का, क्या कह रहा है छत्तीसगढ़? बिल्कुल, देखिए, नामांकन दाखिल करने के लिए आज अंतिम तिथि थी और अभी तक अगर बात करें तो 20 विधानसभाओं के लिए पहले चरण के जो मतदान होने हैं छत्तीसगढ़ में 2023 विधानसभा चुनाव के लिए, उसमें 227 प्रत्याशियों ने जो है अपना नामांकन दाखिल किया है और निर्वाचन आयोग की तरफ से ये पूरी जानकारी दी गई है और कहना यह भी है कि ये आंकड़े और अभी बढ़ सकते हैं देर रात की अगर बात की जाए। लेकिन अगर समझा जाए पहले चरण के मतदान को लेकर तो सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग की जो सीटें हैं वो
वो पहले चरण के चुनाव में नजर आएंगी। और इस विधानसभाओं की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे हॉट सीट की अगर बात की जाए तो राजनांदगांव का सीट होगा, जहां पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जो है वो चुनाव लड़ते नजर आएंगे। और उनके अपोजिट में अगर कांग्रेस से देखा जाए तो गिरीश देवांगन वो उन्हें इस बार मैदान में उतारा गया है। रमन सिंह का नामांकन भराने खुद जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि इस बार जो 2023 का चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी जो कसर कहें वो पूरी जो अपनी ताकत है वो झोंक रही है। और जो परिवर्तन यात्रा भी निकाला गया था वो बस्तर से निकाला गया था, बस्तर के दंतेवाड़ा से निकाला गया था। बस्तर की और भी अन्य सीटों की बात की जाए तो तमाम अगर 12 सीटों को देखें तो अभी फिलहाल ये 12 सीटें कांग्रेस के पास हैं, लेकिन इन्हीं सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी की भी नजर है। तो लगातार देखिए केंद्रीय नेताओं का दौरा कुल मिलाकर दोनों पार्टियों की नजर अनंत यहां पर बनी हुई है, यानी कि बस्तर की सीट है, कांकेर का एक हिस्सा है, राजनांदगांव का एक हिस्सा है। हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के मेहमान मौजूद हैं। लक्ष्मी वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। लक्ष्मी जी, आप भी खुद विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा नहीं है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कंफ्यूज है? यानी कि पहले तो केंद्रीय नेतृत्व तो आपकी रणनीति बना रहा था, प्रदेश से कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार दिखाई दिया, और जब चुनाव नजदीक आते आते आपको लगा कि नहीं, स्थानीय चेहरा तो आपको लेना पड़ेगा, जनता के सामने करना पड़ेगा, तो अमित शाह खुद रमन सिंह को पर्चा भराने पहुंचे। कंफ्यूजन नहीं है? देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष थी, विधानसभा चुनाव नहीं लड़ी हूँ। जी जी। दूसरी बात क्या है, देखिए चेहरे को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं था। और आज भी देखिए, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं डॉक्टर रमन सिंह जी, और इस प्रदेश में 3 बार प्रदेश की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और उनके कार्य को सराहा भी। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो हर कार्यकर्ता में नेतृत्व करने की क्षमता है, इसलिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। पार्टी हाईकमान जब विधायक चुन के आएंगे लोकतंत्र व्यवस्था में, और जिनके नाम पे सहमति होगी वो तो बहुमत की बात है लोकतंत्र में। अभी हम मैदान में हम ये कह सकते हैं कि आज एक बड़ा चेहरा है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, और चुनाव मैदान में है। निश्चित रूप से उनको जनता जिताएगी और इस 20 सीटों में हम अधिक से अधिक सीटों में जीत के आएंगे। बस्तर की बात करें तो बस्तर में जिस प्रकार से बस्तर की जनता ने कांग्रेस पे भरोसा करके उनको पूरे बस्तर की सीट दी थी, लेकिन आज बस्तर में क्या स्थिति है आप देख रहे हैं। वहां की आम जनता जो है वो धर्मांतरण से त्रस्त है और आज शमशान की लड़ाई चल रही है बस्तर में। तो इस तरह का कांग्रेस के जो नीति रहा है, अब इनके बड़े एक चेहरे हैं कवासी लखमा जी, और उनकी पृष्ठभूमि देख लीजिए आप बस्तर में किस तरह से नजर आती है। आबकारी मंत्री है और छत्तीसगढ़ की महिलाओं को उन्होंने आबकारी विभाग से निजात नहीं दिलाया है। शराब तो बंद करना दूर, वो ये कह चुके हैं कि शराब जो है हमारी संस्कृति में है और उसको बंद किया नहीं जा सकता। तो कांग्रेस से ये आम जनता और बहनें पूछती हैं तमाम तरह की बातें। अनंत शर्मा इसका जवाब दे पाएंगे। अनंत शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। अनंत जी, तमाम सारे आरोप आपकी सरकार के ऊपर, आपके नेताओं के ऊपर लगा दिए लक्ष्मी जी ने, क्या कहेंगे आप? अनंत जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? लगता है कि अनंत जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे सहयोगी अनंत मौजूद हैं, हम उनके पास चलेंगे। धनंजय जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? आ रही जी धनंजय जी, तमाम सारे आरोप लक्ष्मी जी ने आपकी सरकार पर, आपके नेताओं पर लगा दिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की यही सबसे बड़ी विफलता है कि वो आरोप लगाकर, मनगढ़ंत आरोप लगाकर वो सोचती है कि प्रदेश की जनता को वो बरगला लेंगे। इनके नेता श्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ आते हैं, अमित शाह जी छत्तीसगढ़ आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता जेपी नड्डा जी छत्तीसगढ़ आते हैं। इनके पास बताने के लिए कोई उपलब्धि नाम की चीज नहीं होती। ना तो नरेंद्र मोदी सरकार की कोई उपलब्धि जनता के पास प्रेजेंट कर पाते हैं,
न 15 साल में रमन सिंह की सरकार ने क्या किया था यह प्रेजेंट कर पाते हैं, सिवाय झूठे और खोखले आरोप लगा के। मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की वो सरकार है जो देश में जनता से किए वादों को पूरा करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमने 36 बिंदुओं का घोषणा पत्र बनाया था 2018 में, उसमें से लगभग 98% वादों को पूरा किया है। आप देखेंगे मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं भूपेश बघेल जी, वो घर नहीं जाते हैं, वो मंत्रालय जाते हैं, 2 घंटे के भीतर प्रदेश के 20 लाख की सड़कों को करते हैं। और बस्तर जिसकी आज फर्स्ट फेज में इलेक्शन होना है, उस बस्तर के विकास के लिए, उस बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए काम करते हैं। बस्तर में आप देखेंगे जो 15 साल में रमन सिंह की सरकार ने जो आदिवासियों के खिलाफ जो काम किया था, बस्तर के निरीह निर्दोष आदिवासियों को जो जेल में बंद कर दिया था नक्सली बताकर, बस्तर के आदिवासियों के जमीनें छीनने का रमन सरकार में हुआ था, बस्तर के 700 गांवों में के लोग पलायन करने मजबूर हो गए थे, उन 700 गांवों में अगर आग लगा दिया था उसके लिए भी दोषी रमन सिंह की सरकार है। ना तो उनके वनोपज को खरीदा गया, ना धान खरीदा गया, ना उनके पेशा के नियमन का अधिकार दिए। तो यही वो बस्तर है जो रमन सिंह की सरकार रहते कांग्रेस के साथ खड़ी हुई थी, और आज भूपेश बघेल की सरकार ने बस्तर को उनका अधिकार दिया है, बस्तर को उसका विकास किया। लेकिन चूंकि पहले चरण में चुनाव बस्तर में ही है, पहले चरण में चुनाव धनंजय जी बस्तर में ही है, तो एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, उस आरोप का जवाब चाहता हूं जो आरोप लक्ष्मी जी ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि साहब देखिए जब से इनकी सरकार आई है तब से वहां की स्थिति क्या हो चुकी है। खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ये आरोप लगा चुके हैं कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ बल्कि लगातार बढ़ रहा है। जवाब मैंने पहले कहा ना, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी हो चाहे अमित शाह जी हो, छत्तीसगढ़ आते हैं तो झूठ बोलते हैं। इसका कारण बताऊंगा तथ्यात्मक। जब अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी का, तब रमन सिंह जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उस दौरान आप देखेंगे दक्षिण बस्तर के 2 विकासखंड, 2 ब्लॉक कहूंगा मैं, 2 ब्लॉक में नक्सलवाद सीमित था। वही उसको दबाया जा सकता था, वही उसको कुचला जा सकता था, वही उसको दफन कर दिया था। लेकिन रमन सिंह और भाजपा की जो नीतियां रही है, जो लचर नीतियां रही है, उसके चलते नक्सलवाद प्रदेश के 14 जिलों तक पहुंचा। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का गृह जिला कवर्धा भी नक्सलवाद की चपेट में आ गया था। जवाब लक्ष्मी जी इसका जवाब दे दीजिए। बड़ा महत्वपूर्ण बात उठाई आपने जी। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर कदम उठाया। अभी नक्सलवाद जो है वो खत्म नहीं हुआ है, धनंजय जी कह रहे हैं, लेकिन इनके मंत्रियों के संरक्षण में नक्सलवाद काम कर रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि टारगेट किलिंग करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को की हत्या की जा रही है बस्तर में। और बस्तर के जो आदिवासी हैं वो मुखदर्शक बने हुए देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार उनके साथ न्याय करेगी। इनके बड़े बड़े वादों के बीच में देखिए छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है और बस्तर की जनता ने देखा है, कांग्रेस के शासन काल में लंबे समय तक शासन रहा है, लेकिन वो कभी अनाज जो है वो खा नहीं पाए, मड़िया पी के जीते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उनके लिए 1 रुपए 2 रुपये किलो में चावल उपलब्ध कराया और उनको अन्न मिल पाया भरपेट। इसी प्रकार से अगर सड़क की बात करें, सड़क जो है वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बनना शुरू हुआ। उनके एजुकेशन के लिए प्रयास जैसी, चलिए इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, इसका जवाब धनंजय जी से लूंगा, लेकिन सर्वे के कुछ सवाल और बचे हुए हैं जो हमने सर्वे कराया है। लक्ष्मी जी जो सर्वे कराया उसके कुछ और सवाल हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में एक और सवाल है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए कौन है जिताऊ चेहरा? भूपेश बघेल 48.14%, राहुल और प्रियंका गांधी 25.11%, मल्लिकार्जुन खड़गे 8.14%, कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 18.61%। इसके बाद एक और सवाल है और वो सवाल है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच जो खींचतान चल रही है उस खींचतान का कांग्रेस को नुकसान होगा। हाँ कहने वाले लोगों की राय 45.33%, ना कहने वाले लोगों की राय 48.51%, कह नहीं सकते या फिर पता नहीं है 8.14%। हम सीधे चलेंगे, हमारे साथ धनंजय ठाकुर साहब हैं। धनंजय जी, चुनाव मुहाने पर है, लेकिन जो शह और मात का खेल इस वक्त कांग्रेस में चल रहा है वो सबने देखा है। टीएस सिंहदेव अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, बृहस्पति सिंह जो उनके खिलाफ बयान देते रहते हैं,
जिसका टीएस सिंहदेव हमेशा ये कहते रहते हैं कि मुख्यमंत्री का हाथ उनके ऊपर है, अब बृहस्पति सिंह का टिकट कट रहा है, वो दूसरी पार्टी में जाने को तैयार है, वो कांग्रेस को हराने के लिए तैयार है। ये जो नुकसान है इसकी भरपाई कैसे होगी, आप मानते हैं नुकसान होगा? देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपके उस वक्तव्य का खंडन करता हूं जिसमें आपने कहा कि टीएस सिंहदेव जी ने कहा कि इस सब मामले में मुख्यमंत्री जी कहा था। टीएस सिंहदेव जी ने कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं की, पहली बात। दूसरी बात, निश्चित तौर पर टिकट कटने से बृहस्पति सिंह जी ने थोड़ी सी नाराजगी व्यक्त की है, लेकिन स्वाभाविक प्रक्रिया है। आप देखेंगे जब दावेदार होते हैं, किसी को उम्मीद होता है कि उसे उम्मीदवार बनाया जाएगा और उसके बाद अगर किसी एक का चयन होता है तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी नाराजगी होती है, थोड़ा सा दुख होता है। वो आप भी रहेंगे तो वही तकलीफ होगा, लक्ष्मी बहन रहेगी तो उनको भी तकलीफ होगा, मैं भी रहूंगा मेरे को भी तकलीफ होगा। लेकिन हमारे जो उम्मीदवार के जो उम्मीद करने वाले जो लोग थे वो आज भी अपनी बात को रख रहे कि उनको टिकट मिलना चाहिए था। और उसके बाद वो कहते हैं कि भूपेश है तो भरोसा, ये नारा भी लगाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता और सिपाही नहीं, हैं, वो तो हमने और अपने उन्होंने सर्वे में भी दिखाया है, और वो तो हमने हमारे- अपने सर्वे में भी दिखाया कि कांग्रेस ने जो टैगलाइन रखी है भूपेश है तो भरोसा है, तो स्वाभाविक तौर से कांग्रेस का चेहरा वही है और उनके चेहरे पर भी चीजें आगे जाती दिख रही हैं। अनंत हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। अनंत, बृहस्पति सिंह और टीएस सिंहदेव के बीच जो विवाद है, विधानसभा में जिस तरीके से उछलकर वो टीएस सिंहदेव पर आरोप लगाते रहते हैं, क्या जवाब टीएस सिंहदेव का होता है? मीडिया से किस तरह की बातें करते हैं, कितना और फायदा इस नुकसान को लेकर? बिल्कुल देखा जाए तो 5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार में रामानुजगंज विधायक जो बृहस्पति सिंह है, कई बार उन्होंने टीएस सिंहदेव पर जो है डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव पर कई बार आरोप लगाए। आरोप इतने बड़े थे कि हत्या का भी आरोप लगाया गया। सभी बातों का खंडन किया गया, खुद टीएस सिंहदेव की तरफ से जो है बातें सामने रखी गई। उसके बाद अब आज जो है प्रक्रिया टिकट वितरण होता है और रामानुजगंज से जो है बृहस्पति सिंह का नाम काट दिया जाता है। इस पर सीधा उनका कहीं ना कहीं दर्द जो है वो छलक उठता है और मीडिया से बातचीत करके उन्होंने बयान अपना जारी करते हैं और कहते हैं कि इस बार जो पूरी प्रक्रिया हुई है उसमें कहीं ना कहीं महाराज साहिब का हाथ है, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। और वहीं अगर बात की जाए टीएस सिंहदेव की, तो टीएस सिंहदेव की तरफ से कहा गया ये पूरा जो टिकट वितरण का मामला था वो पूरा पार्टी का निर्णय था, एआईसीसी ने निर्णय लिया है और उसके बाद ही जो है ये टिकट का वितरण किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर की जाए तो रामानुजगंज विधायक अगर बृहस्पति सिंह के पिछले करियर की बात की जाए तो 2013 में वो विधायकी जीतते हैं, 2018 में वो विधायकी जीतते हैं। जब 15 साल की यहाँ पर भाजपा की सरकार रहती है उसके बावजूद भी वो उस सिचुएशन में भी उन्होंने वो चुनाव जीते थे जहां कांग्रेस की हार हो रही थी, सरकार नहीं बन पा रही थी 2013 में देखा जाए। उसके बावजूद अगर बृहस्पति सिंह का चुनाव इस बार 2023 में सीट कट जाता है तो ये देखने वाली बात होगी कि इस बार वहां से जीत कांग्रेस हासिल कर पाएगी कि नहीं। वहीं अन्य टिकट वितरण की भी बात की जाए, अन्य विधानसभाओं की भी बात की जाए तो कैसे कई नाम थे दोनों ही पार्टियों में। अगर भारतीय जनता पार्टी का बात करें तो कई जो प्रत्याशियों के नाम आए हैं उस पर कहीं ना कहीं बगावती तेवर देखे जा रहे हैं। लक्ष्मी जी क्या कहेंगी आप, जो बात धनंजय जी कह रहे थे उस पर? लक्ष्मी जी मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आवाज बहुत कट रही है जी, आवाज नहीं आ रही है जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? देखिए जी बताएं। देखिए मनोज जी, कहीं न कहीं 5 साल तक कांग्रेस का अंतर्द्वंद जो है वो सामने आया है और लगातार बृहस्पति सिंह तो लगाते रहे आरोप, लेकिन मुख्यमंत्री जी को भी टीएस सिंहदेव जी ने 4 एक देते हुए रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया, स्वास्थ्य विभाग से नहीं दिया और उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों के लिए बनने थे 16 लाख उनको नहीं बनाया। ये अभी हमारे धनंजय जी बात कर रहे थे पेशा कानून की, बस्तर में जो पेशा उन्होंने कानून बनाया उसमें बहुत सारी चीजों को कटौती करते हुए पेशा को लगाने की बात वहां कही है, उसमें भी उनकी नाराजगी दिखी है। तो ये लगातार देखिए आप किस तरह से मुख्यमंत्री की दौड़ को लेके 2.5 साल कार्यकाल को लेके दिल्ली दौड़ लगी, तो ये अंतर कलह निश्चित रूप से इनके बीच लगातार रहा और अभी भी इनके जो विधायकों के टिकट काटी गई है
उसमें अधिकांश ऐसे विधायक हैं जो जनहित के मुद्दों को उठाते रहे हैं। अनीता शर्मा जी हिंदू विचारधारा को लेकर एक सभा में बात रखी थी, उनकी टिकट कट गई। छन्नी साहू जी जो लगातार जनहित के बातों को सदन में रख रही थी, उनकी टिकट कट गई। तो ऐसा एक कांग्रेस का चरित्र है, क्योंकि 5 साल तो मुख्यमंत्री जी ने कोई भी बजट डेवलपमेंट के लिए नहीं किया है खर्च। आप गांव में देखिए, प्रधानमंत्री आवास तो बना नहीं, नल जल योजना की जो हमारे जल जीवन मिशन है, उस मिशन के तहत गरीबों तक पानी पहुंचाने का काम मात्र 25 से 30% हुआ है। एजुकेशन की बात करें, ये धनंजय जी, आप गाय, गोठान और गोबर की बात तो करते हैं, लेकिन जिस बात का आरोप बीजेपी लगा रही कि आपने प्रधानमंत्री आवास नहीं बनने दिए, आपने नल जल योजना का काम नहीं होने दिया, जो केंद्र की तमाम राशि है उनका आपने फंड उस तरीके से डाइवर्ट कर दिया, ये जो बीजेपी आरोप लगाती है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को थोड़ा सा पढ़ना लिखना चाहिए और जानकारी जुटाना चाहिए। यही केंद्र की सरकार है जो छत्तीसगढ़ सरकार को प्रधानमंत्री आवास में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए पुरस्कृत करती है। जल जीवन मिशन में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जो भाजपा शासित राज्यों से उससे बेहतर काम के सुन लीजिए ना, हो गई तकलीफ शुरू। आवास योजना के तहत नरेंद्र मोदी की सरकार को जल जीवन मिशन में अधिक उत्साह छत्तीसगढ़ को देती है, तो डिसाइड कर लीजिए झूठ कौन बोल रहा है। या तो नरेंद्र मोदी की सरकार झूठ बोलती है, या तो आप झूठ बोलते हैं। भाई, पुरस्कार तो आपकी सरकार ने दिया ना, 65 पुरस्कार, क्योंकि केंद्र सरकार करती है। भूपेश सरकार की योजनाएं इतनी मजबूत है, पैसा पुरस्कार देकर बता रही है कि भूपेश है तो भरोसा, ये केंद्र की सरकार भी कर रही है। इसके 40 लाख लोग बिलो का पावर जो होता है पुअर लिमिट, उससे ऊपर आ गए, जबकि रमन सरकार में 40% लोग गरीबी रेखा से जीवन जी मजबूत है। और आप प्रधानमंत्री की बात करते, कांग्रेस का अच्छा लक्ष्मी जी एक अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए। धनंजय जी थोड़ा सब्र रखिए, धनंजय जी थोड़ा सब्र रखिए। लक्ष्मी जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। कांग्रेस ने तो साफ कह दिया, धनंजय जी ने तो साफ कह दिया कि भूपेश है तो भरोसा है, ये कांग्रेस ने कह दिया है। आप क्या कहेंगे, किस पर भरोसा है? देखिए, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार में ढकेलने वालों पे छत्तीसगढ़ की जनता जो भरोसा नहीं करने वाली है, ये इनका एक सपना है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने छत्तीसगढ़ की जनता आपके किस चेहरे पर भरोसा करे? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता हमारे को रमन सिंह पर भरोसा है, ना तो नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है, क्योंकि देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार अविश्वसनीय हो गई है और रमन सिंह की सरकार को 2018 में जनता ने बाय बाय टाटा गुड बाय बोल दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं है और पहले दौर का यानी कि पहले चरण का जो चुनाव है बस उसकी शुरुआत हो चुकी है, चेहरे सामने आ चुके हैं। जमीन पर, जगह पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर है और इनमें मुद्दों की गूंज भी दिखाई देती है। लेकिन इन सब के बीच शुक्रिया सभी लोगों